हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमिक्स का पार्ट 7 पढ़ेंगे और ये आज हमारा लास्ट पार्ट है। लेकिन इससे पहले हमने एक भारतीय कृषि पर भी वीडियो बना रखी है जो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, तो उसको हम पार्ट 8 को बनाकर उसको हम प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की ऐड कर देंगे। तो आज हमारा ये लास्ट पार्ट है और ये टोटल 8 पार्ट में जो है आपको कंप्लीट मिल जाएगी। और इसके पीडीएफ भी बहुत जल्दी हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं। तो शुरू करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व समझौते। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो आप देखते रहें, 10 या 15 मिनट में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो होता है, इंटरनेशनल स्तर पर जो व्यापार किया जाता है देशों के द्वारा आपस में, तो उसके बारे में आज इसमें पढ़ेंगे और जो उन्होंने आपस में समझौते किए हुए हैं उसके बारे में। तो भुगतान संतुलन खाता क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देश के निवासियों का विश्व के अन्य देश के साथ एक वर्ष में किया गया आर्थिक लेन देन जो होता है, जिसे वस्तुओं सेवाओं आय का लेन देन शामिल होता है। तो मतलब जो एक देश के व्यक्ति अन्य देश के लोगों से लेन देन करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए एक वर्ष में या तो वस्तुओं का लेन देन कर रहे हैं, मतलब वस्तुओं को आपस में क्रय विक्रय कर रहे हैं, या कोई सेवाएं हुई या आय का लेन देन आपस में, तो वो होता है भुगतान संतुलन खाता, उसे कहते हैं भुगतान संतुलन खाता। उसमें क्या होता है कि अगर मदों को दिखाया जाता है जिसमें विदेशी मुद्रा आती है तो उसे क्रेडिट साइड कहते हैं, मतलब जमा किया जा रहा है, मतलब बाहर से जो विदेशी मुद्रा है वो हमारे देश में आ रही है, तो उसको कहते हैं हम क्रेडिट साइड, ठीक है। और दूसरा है हमारा डेबिट साइड, उन मदों को जिससे विदेशी मुद्रा बाहर जाती है, मतलब जब हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो वो विदेशी मुद्रा में ही खरीदते हैं, तो वो हम जब विदेशी मुद्रा बाहर भेजते हैं तो उसे कहते हैं हम डेबिट साइड। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब दृश्य मदें और अदृश्य मदें क्या होती हैं, मतलब दृश्य मध्य होगी जैसे वस्तुओं का आयात वस्तुओं का निर्यात, दृश्य मतलब जो दिखने वाली चीज़ें हों, ठीक है। तो जो दिखने वाली चीज़ें हैं उसे दृश्य मध्य कहते हैं, और जो अदृश्य होते हैं जो नहीं दिखाई देती लेकिन फिर भी उनका आयात निर्यात होता है, जैसे सेवाएं हो गई, सेवाओं का निर्यात हो गया, एक पक्ष से हस्तांतरण हो गया, तो ये होती हैं अदृश्य चीज़ें। तो जब इनको हम क्रय निर्यात और आयात करते हैं तो ये एक देश से दूसरे देश के बीच में जो है व्यापार होता है। तो इसमें क्या होता है कि वस्तुओं का व्यापार भी होता है और सेवाओं का भी होता है। तो वस्तुएं जो आती हैं वो दृश्य मध्य में आ जाती हैं और जो अदृश्य मध्य हैं उसमें सेवाएं आ जाती हैं, ठीक है। अब भुगतान संतुलन खाता जो है वो दो प्रकार का होता है, जैसे चालू खाता हो गया, एक हो गया पूंजी खाता। तो चालू खाता क्या है, इसमें दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार की मदें आती हैं, तो ये होता है हमारा चालू खाता। जबकि पूंजी खाता क्या होता है, उसमें ऋण पूंजी और गैर ऋण पूंजी को जो है दर्शाया गया है, ये दोनों चीज़ें जो है वो पूंजी खाता में आती हैं। यहाँ से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि जो व्यापार करता है, जैसे भारत किसी अन्य देश के साथ व्यापार करता है, तो अगर यहाँ से वो वहाँ को ज़्यादा चीज़ें भेजेगा, निर्यात ज़्यादा करेगा, तो वहाँ से विदेशी मुद्रा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो निर्यात अगर ज़्यादा है आयात से तो वो होता है अनुकूल व्यापार, मतलब हम फायदे में हैं उस जगह, ठीक है। अगर व्यापार घाटा बात करें कि आयात तो हम ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कर रहे हैं कम अन्य देशों को, तो हमारे पास विदेशी मुद्रा कम हो जाएगी, और तो उस स्थिति में क्या हो जाता है, व्यापार घाटा हो जाता है। व्यापार संतुलन जब निर्यात और आयात दोनों बराबर हो जाते हैं, तो तीनों कंडीशन आप अच्छे से याद कर लें, तीनों एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। विदेशी विनिमय कोष क्या होता है, तो भारत में उपलब्ध विदेशी मुद्राओं के जो भंडार हैं उसे विदेशी विनिमय कोष कहा जाता है। अगला देखते हैं, विदेशी विनिमय दर क्या होती है। विदेशी मुद्रा की प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कीमत विदेशी विनिमय दर कहलाती है। मतलब मान लीजिए जो विदेशी मुद्रा है उसकी जो प्रति इकाई की घरेलू मुद्रा में कितनी कीमत है, जैसे $1 है तो वो भारत में कितने रुपए में चल रहा है, तो वो होती है विदेशी विनिमय दर। इसकी प्रणाली क्या है, तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली। विनिमय दर का निर्धारण सरकार या आरबीआई द्वारा किया जाता है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी क्या है, परिवर्तनशील निर्धारण जो है वो बाजार की शक्ति और अर्थात मांग की आपूर्ति द्वारा होता है। तो दो कंडीशन होती है, या तो जो मतलब हमारा जो रुपया है वो कितने रुपए में वहाँ पे होगा, तो अगर उसका निर्धारण सरकार या आरबीआई द्वारा किया जाए तो वो स्थिर विनिमय दर प्रणाली हो गई। वो अगर बाजार की जैसे निर्धारण बाजार की शक्ति और अर्थात मांग की आपूर्ति के द्वारा हो, मतलब कितनी मांग है हमारे रुपए की, तो अगर उसके आधार पर उसको परिवर्तन किया जाए तो वो होती है परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली। तो ये हमारी विनिमय दर प्रणाली हो गई। अब तीसरा है प्रबंधित, तो अगर स्थिर और परिवर्तनशील दोनों का मिश्रण हो तो वो कहलाती है प्रबंधित, ठीक है, प्रबंधित विनिमय दर प्रणाली। अब मूल्यन की बात करें तो विदेशी मुद्रा के परिप्रेक्ष्य में जो है घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। मान लीजिए आज $1 में 80 रुपये है, ठीक है,
मतलब $1 80 रुपये के बराबर है। तो अगर हम अपनी मुद्रा को गिरा देते हैं, जैसे मान लीजिए 80 के जगह हमने 82 रुपये या 84 रुपये कर दिया, तो ये हमारी मुद्रा का जो मूल्य है वो डॉलर के तुलना में जो है वो कम हो गया, मतलब गिर गया, तो उसे कहते हैं अवमूल्यन। तो ये 3 बार अभी तक भारत में हो चुका है। भारतीय रुपये का अवमूल्यन 3 बार हो गया है, 1949, 1966, 1991। तो ये इसलिए किया जाता है जिससे निर्यात को बढ़ावा दिया जाए और आयात को कम किया जाए, उससे जो है स्थिति में थोड़ा सुधार हो। अधिमूल्यन क्या है? अवमूल्यन का बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें क्या है, अपनी मुद्रा का मूल्य अन्य मुद्रा की तुलना में बढ़ा दिया जाता है, तो इसे कहते हैं अधिमूल्यन। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो 4 तत्व शामिल होते हैं जो विदेशी मुद्रा भंडार हैं भारत के पास या किसी भी देश के पास। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है उसमें 4 चीज़ें आती हैं। एक तो विदेशी परिसंपत्ति हो गई, दूसरा स्वर्ण भंडार हो गया, तीसरा जो IMF का रिजर्व कोष है, ठीक है, IMF जैसे RBI है, RBI किसी बैंक को कुछ ना कुछ रिजर्व कर रखने के लिए जो है कंडीशंस बनाई हुई हैं, उसी प्रकार IMF ने भी जो है रिजर्व कोष रखने के लिए जो है कंडीशंस बनाई हुई हैं। तो IMF के पास जो रिजर्व कोष होता है वो भी इसी में आता है। और एक होता है विशेष आहरण अधिकार, SDR, इसको हम आगे पढ़ेंगे भी। तो ये 4 चीज़ें जो होती हैं ये विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आती हैं। अगला है SDR। क्या होता है? ये IMF की एक मुद्रा है, ठीक है, इस प्रकार से आप समझ लीजिए। IMF की एक मुद्रा है, 1969 में इसे अपनाया गया है और इस मुद्रा में 5 मुद्राएं शामिल हैं। 5 मुद्राएं कौन कौन सी हैं? एक तो अमेरिकी डॉलर है, यूरोपियन यूरो, चीनी रेमगी, जापान येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। ये 5 चीज जो मुद्राएं हैं ये इसी के अंतर्गत आती हैं, SDR के, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता। मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनता क्या होती है? जैसे बाहर से डॉलर आ रहा है तो अगर उसको हम रुपए में कन्वर्ट कर लें पूरी तरीके से, तो उसे मुद्रा को विदेशी मुद्रा से घरेलू तथा घरेलू से विदेशी मुद्रा में परिवर्तन करना ही जो है मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनीयता कहलाता है। इससे संबंधित समिति कौन सी है तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। तारापोर समिति जो है इससे संबंधित है और इसका गठन कब हुआ था? 2006 में। फेरा और फेमा क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा नियमन और संरक्षण जो है फेरा कहलाता है और इसको बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया गया था? फेमा कर दिया गया था। तो फेरा के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 द्वारा इसको बनाया गया। कौन से अधिनियम द्वारा? विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 द्वारा। RBI को विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1973 में इसको कड़े कानून के साथ लागू किया गया था। फिर क्या होता है कि जो फेरा होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन करके जो है उसके स्थान पर क्या लाया जाता है? फेमा लाया जाता है। क्योंकि 1991 में जब उदारीकरण की प्रक्रिया आई थी तो वहाँ पे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लग गया, क्योंकि जब उदारीकरण आया तो लाइसेंस जो है कम कर दिए गए और इससे जो है निर्यात आयात व्यापार जो है अन्य देशों के साथ LPG की जो कंडीशन थी वो ज़्यादा हो गई और जो है विदेशी मुद्रा भंडार भारत में बढ़ने लग गया। तो उसके बाद जो है फेरा के स्थान पर फेमा की ज़रूरत पड़ी। तो उसमें क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने लगा। तब 1 जून 2000 से, ये डेट एग्जाम में आ रखी है, उत्तराखंड PCS ने इसको पूछा हुआ है कि फेमा जो है कब से लागू हुआ था? 1 जून 2000 से, ठीक है। तो फेरा के स्थान पर फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के द्वारा इसको 1 जून 2000 से लागू कर दिया गया था। फेरा को लंबित मुकदमों के कारण 31 मई 2002 तक समाप्त कर दिया। मतलब जो फेरा है इसी के स्थान पर जो है फेमा लाया गया, तो फेरा को समाप्त भी करना था, लेकिन इसके पास अभी कुछ मुकदमे लंबित थे, इसलिए इसको 31 मई 2002 तक का टाइम दिया था, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट है। अब विदेशी ऋण के बारे में बात कर लेते हैं। किसी राष्ट्र या संगठन से ली गई उधारी जो उसे ब्याज सहित लौटानी हो। मतलब जब कोई देश या कोई भी संस्था जो होती है कहीं से ऋण लेती है तो जब उसे ब्याज सहित लौटाती है तो उसे विदेशी ऋण कहते हैं। विदेश से जो ऋण प्राप्त किया जाता है, जैसे विश्व बैंक से या IMF से भारत ऋण प्राप्त कर रहा है फिर उनको ब्याज सहित लौटा रहा है, तो वो होता है विदेशी ऋण। अल्पावधि ऋण क्या होता है कि अगर 1 साल से कम तक के समय के लिए लिया जा रहा है तो वो अल्पावधि ऋण लिया होता है। और दीर्घावधि ऋण जो होता है वो अगर 1 साल से ज़्यादा समय के लिए लिया जा रहा है। अगला है गार, ठीक है, यह है कर चोरी। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, ठीक है। जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल जो है गार कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या है? यह कर चोरी और काले धन पर रोक लगाने के लिए बनाए गए प्रावधानों का एक समूह है। तो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो कर चोरी करती हैं तो उनको और उनके पास काला धन जमा होता है, उन पर रोक लगाने के लिए जो है इसको लाया गया था। इसमें क्या है? निवेश समझौते को कर दायरे में लाने के लिए, ठीक है। निवेश समझौते जितने भी हैं सब ये कर दायरे में लाने के लिए। इससे जो है संबंधित कौन सी समिति है? तो पार्थ सारथी सोम समिति जो है इससे संबंधित है। 1 अप्रैल 2017 से इसको लागू किया गया था। साप्टा क्या है? तो साप्टा क्या है कि जैसे एशियाई देश हैं तो एशियाई देश जो बाहर के देश हैं उनसे व्यापार ना करके
अपने जो एशिया के ही देश हैं उनको वरीयता दें। तो इससे संबंधित एक समझौता किया गया था, साफ्टा, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र। और जो है इसमें ये भी कहा गया है कि मतलब जो सीमाएं हैं उन पे जो है कर या तो ना हो या बिल्कुल टैक्स या थोड़ा बहुत हो, मतलब जो जिससे दो देशों के बीच में व्यापार आसानी से हो जाए। तो इसका प्रस्ताव कब आया था? 8 दिसंबर 1991 को श्रीलंका ने इसका प्रस्ताव रखा था। निर्णय कब हुआ इस पर? 1995 में 8वें शिखर सम्मेलन में जो है इसमें निर्णय हुआ। समझौता कब से हुआ? तो 1 जनवरी 2006 से जो है इसका समझौता हुआ। और ये लागू कब से हुआ? 2007 से। तो आप समझ गए होंगे, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जो दक्षिण एशियाई के देश हैं उनके आपस में व्यापार करने पर जो है मतलब कोई टैक्स ना हो या टैक्स हो सीमा पे तो कम हो, जिससे वो देश आपस में जो है व्यापार कर सकें। अगला है गेट। क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। इसकी शुरुआत हुई 1948 में जेनेवा सम्मेलन में। तो गेट जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? जेनेवा सम्मेलन में 1948 में। लेकिन गेट के स्थान पर WTO जो है 1995 में बना दिया, विश्व व्यापार संगठन। तो गेट के स्थान पर लाया गया कौन? क्या? WTO, ठीक है। 1994 मराकेश जो है मोरक्को में है, ये भी पूछा जा सकता है, में भारत सहित 110 देशों ने डंकल ड्राफ्ट, मतलब जो पूछा जा सकता है कि डंकल ड्राफ्ट किससे संबंधित है, तो WTO से है। इसी प्रस्ताव पर जो है 110 देशों ने हस्ताक्षर किए और 1 जनवरी 1995 से लागू हो गया। और जो गेट 1948 में बना था उसके स्थान पर अब क्या बन गया? वो बन गया WTO, ठीक है। तो ये लाया गया है इसलिए क्योंकि जो व्यापार विसंगतियाँ थी उनको दूर करना था विश्व व्यापार संगठन द्वारा। तो विश्व व्यापार संगठन के साथ साथ एक और चीज़ बनी, ट्रिप्स इसे कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में आ रखी है, उत्तराखंड PCS एग्जाम में आप देख सकते हैं, आ रखा है क्वेश्चन, ट्रेड रिलेटेड एक्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि WTO द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू के अनुबंध में। तो बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतन, ये जो है बौद्धिक संपदा अधिकार होते हैं। तो अगर इसी प्रकार से जैसे व्यापार है, व्यापार में अगर कोई रूल ना हो तो जो आपस में दो देश हैं वो चीटिंग कर सकते हैं। उसी के लिए जो है ऐसे कानून लाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए दो देशों के बीच में कोई अनुबंध हो रखा है, ठीक है, तो अगर उस पर या कोई चीज़ किसी देश ने निर्मित की है तो उस पर कोई अपना लोगो ना लगाए, उसको जो है उसका अधिकार दिया जाए लंबे समय तक, जैसे 20-20 वर्षों तक जो है उस वस्तु पर जो है उसी देश का अधिकार हो जो उसने निर्मित की है। तो ऐसे अधिकारों को जो है लागू करने के लिए ट्रिप्स लेकर लाया गया था WTO के द्वारा। 1 जनवरी 1995 से इसको लागू किया गया। तो जो व्यापार के बीच में जो संरक्षण प्रदान किया जाता है व्यापार को, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार में संबंधी, तो वो जो है ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे भारत में बौद्धिक संपदा अधिकार है, जैसे मान लीजिए मैंने ही कोई पुस्तक लिखी तो उस पुस्तक को कोई कॉपीराइट ना करे, ठीक है, या उस पर 20-50 वर्षों तक मेरा अधिकार संरक्षित हो। तो ऐसे जो कानून होते हैं वो बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार हमने पढ़ लिया, पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतन। इस पर हमने एक विस्तृत वीडियो बना रखी है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। ट्रिप्स समझौतों के तहत पंजीकरण से बौद्धिक संपदा अधिकार को 20 वर्षों तक संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो कितने वर्षों तक? बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 वर्षों तक जो है संरक्षण प्रदान किया जाता है ट्रिप्स समझौते के अंतर्गत। ट्रिम्स क्या है? तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर एग्रीमेंट। तो इसका क्या मतलब, इसे क्यों लागू किया गया? व्यापार संबंधी निवेश उपाय समझौते और व्यापार विसंगति को दूर करने के लिए। तो ये दो चीज़ हैं WTO से संबंधित, एक तो होता है ट्रिप्स, ठीक है, TRIPS, और एक होता है TRIMS, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? तो ये तो है बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण के लिए, और ये जो है जो व्यापार के बीच में विसंगतियाँ आती हैं उनको दूर करने के लिए, मतलब कि दो देशों के बीच में व्यापार में दिक्कतें हो रही हो तो उसको दूर करने के लिए ट्रिम्स लाया गया, और जो है बौद्धिक संपदा अधिकार को संरक्षण देने के लिए वो लाया गया था ट्रिप्स। तो ये हो गया हमारा। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन रखा है, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र क्या होते हैं? SEZ। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है ये स्थापित किए गए थे। और एशिया का पहला EPZ क्या है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है कहाँ पे स्थापित हुआ? तो कांडला, गुजरात में 1965 में ये स्थापित हुआ था। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आ गया है, कई एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा कि एशिया का पहला EPZ क्या था, तो वो था कांडला, गुजरात, 1965 में। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि 1 अप्रैल 2000 से इसका नाम बदलकर निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र को SEZ से प्रतिस्थापित कर दिया। अब जो है EPZ की जगह क्या कर दिया? SEZ, विशेष आर्थिक क्षेत्र,
ठीक है, तो उसे SEZ कहा जाएगा। ऐसी ही जो है कृषि निर्यात क्षेत्र होते हैं। 2001-2 में कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना हुई, मतलब कृषि के जो उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, कृषि उत्पाद निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है कृषि निर्यात क्षेत्र स्थापित किए गए। और देश का पहला जो है कृषि निर्यात क्षेत्र कौन सा था, तो वो था मसाला निर्यात क्षेत्र, मध्य प्रदेश। तो ये कृषि निर्यात क्षेत्र हो गया। एक ये प्रश्न भी एग्जाम में आ रखा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है भारत में कब प्रभावी हुआ, तो ये हुआ था 2005 में। तो ये जो है दृष्टि PCS की जो मेंस की बुक हैं उनसे ये नोट्स बनाए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे एग्जाम के लिए बहुत सफिशेंट नोट्स हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। हम रोज़ डेली जो है टेलीग्राम में सीरीज भी करा रहे हैं। धन्यवाद। और इस आपको ये 7th वीडियो थी, इसमें हम एक वीडियो और ऐड कर देंगे, वो यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड भी है। 8th वीडियो भारतीय कृषि के नाम से, तो वो अर्थव्यवस्था में ही आती है, तो हम इसकी प्लेलिस्ट में उसको जोड़ देंगे। और 8 वीडियो में जो है आपकी पूरी जो है अर्थव्यवस्था समाप्त हो गई है। धन्यवाद।